हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज के सेशन में हम करेंगे इस चैप्टर 6 को, जो कि रहने वाला है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को डिस्कस करते हैं, इसके एक एक लाइन को डिस्कस करते हैं, इसके एक एक एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं डायग्राम के साथ। ये चैनल बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो गांव में रहते हैं या जिनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती उनके पढ़ने के लिए, लेकिन उनके अंदर काबिलियत बहुत है। ये डेडिकेटेड खास करके उन्हीं बच्चों के लिए है। तो प्लीज़, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ने में बहुत तेज़ है, पढ़ना चाहता है लेकिन रिसोर्सेस ना होने की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो प्लीज़ उस तक इस चैनल को, इसके वीडियोज़ को ज़रूर पहुँचाएँ। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को। इसके पहले हमने चैप्टर 5 दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पूरा डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एनाटॉमी है क्या, यानी कि एनाटॉमी हम पढ़ने वाले क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ की एनाटॉमी होती है स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर की, यानी कि मॉर्फोलॉजी में अगर हम एक प्लांट कहें तो प्लांट कहते ही आपके नज़र में क्या आता है? उसके पास रूट्स होंगे, स्टेम्स होंगे, लीव्स होगा, फ्लावर होगा, फ्रूट होगा, क्योंकि हम फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं, मतलब कि हम एंजियोस्पर्म्स का पढ़ रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि पहली बार फ्लावर आपको एंजियोस्पर्म पे ही दिखा है, जिम्नोस्पर्म्स तक फ्लावर्स नहीं होते। तो फ्लावरिंग प्लांट इज इक्वल टू एंजियोस्पर्म्स। एनाटॉमी का मतलब कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। सो स्ट्रक्चर, सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशंस इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द लार्जर लिविंग बींग्स, ये हमने देखा है कि ये बहुत इजीली आप देख सकते हैं। यानी कि अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ लिया है, जिसमें कि हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि इफ वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, तब हम कह रहे हैं कि भाई ये हम एनाटॉमी कर रहे हैं। यानी कि एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर्स। यानी कि अगर हम एक प्लांट के बारे में देखें तो प्लांट में आपको क्या दिखता है? प्लांट में आपको दिखेंगे कि उसके पास रूट्स हैं, उसके पास स्टेम है, उसके पास लीव्स है। एनाटॉमी में हम फ्लावर, फ्रूट, सीड की एनाटॉमी नहीं करते, हम रूट, स्टेम एंड लीफ की एनाटॉमी पढ़ते हैं। अगर ये रूट की बात करें तो रूट तो आपके पास डाइकॉट एंड मोनोकॉट दोनों के पास होगा, डाइकॉट के पास भी होगा, मोनोकॉट के पास भी होगा। स्टेम भी डाइकॉट, मोनोकॉट दोनों के पास होंगे। एंड सिमिलरली आपके पास जो लीव्स हैं वो भी डाइकॉट, मोनोकॉट दोनों के पास होंगे। अब हम एनाटॉमी देखने जा रहे हैं, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर की पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की पढ़ाई करने के लिए, एनाटॉमी करने के लिए हमें इन प्लांट्स के पार्ट्स को डाइसेक्ट करना पड़ेगा, डाइसेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम इसकी स्टडी कर पाएंगे। यानी कि हमें इसके सेक्शंस कट करने पड़ेंगे, हमें सीजर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में हमने डाइसेक्शन नहीं किया था, यहाँ पर हमें डाइसेक्शन करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब हम रूट, स्टेम एंड लीफ की बात करें, इसमें हमने डाइकॉट, मोनोकॉट सबके बारे में हमें पढ़ना है, तो हमारी एनाटॉमी कंप्लीट हो जाती है। अब बात ये होती है कि अगर हम इस एंजियोस्पर्म्स के बारे में देखें, ठीक है, तो इनकी हम एनाटॉमी के बारे में बात करें तो सबसे पहले प्लांट के बारे में आपको एक थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए कि जैसे कि एनिमल्स में और प्लांट्स में सेल्स होते हैं, सेल मिलकर क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाते हैं, ठीक। टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे? यहाँ पर आप टिश्यू सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक, टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। और टिश्यू सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाते हैं। अब यहाँ पर जरा सा आपको पॉज लेना है। अगर ये एनिमल होता तो ऑर्गन के बाद हम ऑर्गन सिस्टम भी पढ़ते, यानी अगर हम एनिमल का पढ़ रहे होते एनाटॉमी तो हम ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम भी पढ़ते। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि आप बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये क्या है? ऑर्गन सिस्टम्स है। प्लांट के पास ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, प्लांट के पास ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, तो डायरेक्टली ऑर्गन के बाद आप क्या करेंगे? ऑर्गेनिज्म, यानी कि डायरेक्टली आप प्लांट कह देंगे, क्योंकि प्लांट में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, एनिमल के पास ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक। तो यानी कि सेल, टिश्यूज, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन एंड प्लांट एज अ होल। अब यहाँ पर इस एनाटॉमी को पढ़ने के लिए हमें क्या करना है कि देखिए, ये जो रूट, स्टेम एंड लीव्स है ना,
रूट स्टेम एंड लीव्स इसके ऑर्गन्स हैं। ये जो रूट स्टेम एंड लीव्स देख रहे हैं ये इसके ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ये प्लांट के ऑर्गन्स होते हैं। अब ये बने हैं किससे? टिश्यू सिस्टम से, ठीक, जैसे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। उसी तरह से ये टिश्यू सिस्टम टिश्यू से बने हुए हैं और टिश्यू सेल से बने हुए हैं। तो जब हम इनकी एनाटॉमी पढ़ने लगेंगे इनके ऑर्गन्स की, ठीक है, तो उसके पहले इनके अंदर कौन कौन से टिश्यू सिस्टम है, वो कौन कौन से टिश्यूज हैं, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। और यही कारण है कि जब हम इनके रूट स्टेम लीफ की एनाटॉमी पढ़ते हैं उसके पहले हम टिश्यू सिस्टम भी पढ़ते हैं, ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं अपने एनसीईआरटी बुक पर ये क्या कहती है। एनसीईआरटी बुक कहती है कि दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स, यानी कि आपका एंजियोस्पर्म्स। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। देख रहे हैं यहाँ पर डिफिनेशन आ गया एनाटॉमी का। प्लांट्स हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट। Cells are organized into tissues and in turn the tissues are organized into organs. Different organs in a plant show differences in their internal structure. Organ के बाद इसने organ system नहीं बोला, directly plant. Within angiosperms, the monocots and dicots are also seen to be anatomically different. इसीलिए हम dicot and monocot का separately हम anatomy पढ़ेंगे. Internal structures are also show adaptations to diverse environments condition. ये भी हम देखेंगे। अब देखिए, अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें हमने क्या किया है, एक्चुअली आपकी एनसीईआरटी बुक ही है, होप सो आप भी लेकर बैठे होंगे, ठीक है। तो इस एनसीईआरटी की बुक को ही हम पेज लेकर आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखिए जरा से कि टिश्यू सिस्टम क्या है। अब टिश्यू सिस्टम को समझने के लिए आपको टिश्यू समझना पड़ेगा। तो टिश्यू एक्चुअली होता क्या है? टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू को अगर आप समझना चाहें तो टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो क्या किसी भी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोल देंगे? नहीं। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग, ये कुछ क्राइटेरिया है, इनको जस्टिफाई करना जरूरी है। हैविंग कॉमन ऑरिजिन, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कॉमन ऑरिजिन कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है टिश्यू के डिफिनेशन को लेकर। सुनने में बहुत आसान लगता है बट बच्चे इसमें भी गलत करते हैं। सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन, ये क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। एंड कॉमन ऑरिजिन देख रहे हैं आप यहाँ पर, कॉमन ऑरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, ठीक। तो यहाँ पर यूजुअली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को जिनका ऑरिजिन क्या है? सेम है, यानी कि मान लीजिए ये कुछ पेरेंट सेल्स हैं, है ना, और इन्हीं से मिलकर ये जो सेल्स बने हुए हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, ये बहुत सारे सेल्स मिलकर बने हुए हैं। तो ये टिश्यू तब कहलाएंगे जब इनका ऑरिजिन क्या था? सेम था, और ये कॉमनली एक ही फंक्शन को कर रहे हैं। जैसे कि एक एनिमल टिश्यू को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि कार्टिलेज टिश्यू है, इपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, तो सेल्स आपके उनका ऑरिजिन एक है, मिलकर एक तरह का काम कर रहे हैं। ऑरिजिन एक है, मिलकर एक तरह का काम कर रहे हैं, तो ये क्या बना देंगे? टिश्यू। सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज, ये हम पढ़ेंगे। टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स, नेमली मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज based on whether the cells being formed are capable of dividing or not. ये टिश्यू का डिफिनेशन इसमें दिया हुआ है एंड टिश्यू के टाइप्स दिए हुए हैं। एक्चुअली देखिए, अगर आप प्लांट के अंदर देखें तो प्लांट टिश्यू जो है वो जनरली दो टाइप का है, ठीक। अब ये जनरली दो टाइप के आप देखेंगे। अब ये दो टाइप के किस आधार पर है? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। अगर इसके सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी है तो इसे आपने बोला मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और अगर इसके पास डिवीजन की पावर लॉस्ट हो गई है, देखिए या तो डिवीजन सेल डिवीजन की पावर या तो टेम्पोररी लॉस हुई है या तो परमानेंटली लॉस्ट हुई है। कहने का मतलब कि आज के डेट में ये अभी सेल डिवीजन नहीं कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये परमानेंट कहलाएगा। इट इज परमानेंट, ठीक है, यानी कि इट हैज लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। अब परमानेंट जो है उसी को यहाँ पर समझाया गया है। जब हम टिश्यू सिस्टम आपको समझाएंगे तब हम इसके आगे की और भी कहानी आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी यही कहती है, ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन दे आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग, दे आर मेरिस्टेमेटिक, दे डोंट हैव कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, दे आर परमानेंट, ठीक है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं हम यहाँ पर, तो आगे आपको दिखेगा कि इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स टिश्यूज के बारे में जैसे बताया गया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है, ठीक। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में, ठीक है। अब देखिए, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जब आप देखेंगे
तो ये है क्या, इनके पास कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन है, यानी कि क्या करते हैं ये इनके पास सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी है, दे आर डिवाइडिंग सेल्स। अब ग्रोथ इन प्लांट्स आर लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम्स। अब इसको मैं बताने के लिए एक छोटी सी आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे प्लांट्स को आपने देखा होगा, प्लांट्स को हम बोलते हैं दे शो ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। प्लांट में ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होता है। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या होता है, यानी कि प्लांट ग्रोज थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट के केस में आपने देखा होगा, उनके पत्ते अगर झड़ भी जाए तो फिर पत्ती आएंगी, फ्रूटिंग के सीजन में उनके फ्रूट्स आ रहे हैं, फ्रूट्स की साइज बढ़ रही है, पत्तियां आ रही हैं, पत्तियों का साइज बढ़ रहा है, ठीक है, ब्रांचेस, नए ब्रांचेस आ रहे हैं। तो प्लांट ग्रोज थ्रू आउट देयर लाइफ, और उनकी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि दे शो ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ठीक। अब एनिमल्स का तो ऐसा नहीं होता, हमारा क्लोज फॉर्म ऑफ ग्रोथ है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि प्लांट के पास एक खास तरह का सेल है जिसे हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर डिवाइडिंग सेल्स, उनके पास ये डिविजन वाली सेल्स है। तो क्या प्लांट के पास थ्रू आउट प्लांट बॉडी में ये मेरिस्टम्स है? आंसर इज नो, एट सर्टेन लोकेशंस है, इसीलिए सर्टेन लोकेशंस पर आपको ग्रोथ दिखेगी। ओवरऑल प्लांट नहीं ग्रो होता हुआ दिखेगा, ब्रांचेस निकल रहे हैं तो सारे ब्रांचेस नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर ब्रांच की ग्रो हो रही है। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टम्स, और ये मेरिस्टम भी इसके पास बहुत बहुत तरह के होते हैं। जैसे द मेरिस्टम्स विच अकर एट द टिप ऑफ द रूट और शूट, जो टिप पर होगा उसको आप बोलेंगे एपाइकल। एपाइकल का मतलब ही होता है एपेक्स, एपेक्स का मतलब होता है टिप। आप एपेक्स कह लें या टिप कह लें या एपाइकल मेरिस्टम कह लें, बात सेम है, ठीक। अच्छा, अब ये रूट एंड शूट दोनों के ऊपर हो सकता है, रूट एंड शूट दोनों के ऊपर हो सकता है, एंड प्रोड्यूसेस प्राइमरी टिश्यू कॉल्ड एपाइकल मेरिस्टम्स, ठीक है। चलिए अब बात, यानी कि एपाइकल मेरिस्टम जो हुआ ये प्राइमरी मेरिस्टम हुआ। ये कौन सा मेरिस्टम हुआ? प्राइमरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है एपाइकल मेरिस्टम रूट एंड शूट का, इसको आपको देखना है। जैसे आप देखिए ये शूट एपाइकल मेरिस्टम है ना, शूट एपाइकल मेरिस्टमेटिक जोन है। अब शूट है तो लीफ तो वही निकलता है, उसके यहाँ पर आप देखें लीफ प्राइमोडिया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर रूट कैप है, यानी कि ये रूट एपाइकल मेरिस्टम आपको दिखा रहा है, ठीक। तो यहाँ देखिए रूट एपाइकल मेरिस्टम, यानी कि जस्ट रूट कैप के पीछे बिहाइंड द रूट कैप आपको एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिखेंगे जहाँ है रूट एपाइकल मेरिस्टम। हमने ये पॉइंट बहुत अच्छे से डिस्कस किया है मॉर्फोलॉजी में भी, जहाँ हमने रूट के रीजन्स बताए हैं, रीजन्स ऑफ रूट, ठीक है, वहां पर भी हमने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। इंटरकैलरी मेरिस्टम भी हम पढ़ेंगे, ये भी एक तरह का प्राइमरी मेरिस्टम होता है। लैटरल मेरिस्टम एज द टर्म सजेस्ट इट इज फॉर्म लेटर ऑन, और ये है सेकेंडरी मेरिस्टम, ये सेकेंडरी मेरिस्टम है, ठीक है। लेटरल मेरिस्टम देखिए कैसे है, ये इस तरीके से प्रेजेंट है ना, और ये क्या करवाता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, यानी कि गर्थ को इंक्रीज करवाता है। आपने देखा होगा जैसे बैनियन ट्री है, उसका स्टेम बहुत चौड़ा बढ़ता है, यानी कि उसकी गर्थ बढ़ रही है, तो वो जो गर्थ बढ़ रही है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, और जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है उसमें लेटरल मेरिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। यानी कि लेटरल मेरिस्टम कहाँ मिलेंगे आपको? डाइकोट्स में, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर रूट एपाइकल मेरिस्टम ऑक्युपाइज द टिप ऑफ द रूट, while the shoot apical meristem occupies the distance most region of the stem axis, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताते हैं कि during the formation of leaves and elongation of stem some cells left behind। अब देखिए होता क्या है कि एक्चुअली मान लीजिए यहाँ पर ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ये मेरिस्टेमेटिक, ये एक रीजन है शूट का, और यहाँ पर मेरिस्टम सेल्स है, ठीक। ये कौन से सेल्स हैं? मेरिस्टम सेल्स है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, मेरिस्टम्स है। अब मान लीजिए कि अब इसकी ग्रोथ थोड़ी और आगे बढ़ गई, तो मेरिस्टम तो हमेशा टिप पर रहेगा। अब ये मेरिस्टम कहाँ चला गया? टिप पर। अब आगे जाने के दौरान कुछ मेरिस्टम्स इसके नीचे पीछे छूट गए, ठीक, और कुछ सेल्स जो थे वो परमानेंट हो गए हैं, इसमें कुछ सेल्स क्या हो गए हैं? परमानेंट हो गए हैं। अब इसकी ग्रोथ थोड़ी और बढ़ी, इसकी ग्रोथ थोड़ी और बढ़ी है, ठीक। अब इसके टिप पर यहाँ मेरिस्टम्स आ गए, और यहाँ पहले से छूटे वाले मेरिस्टम्स थे, और अब और भी छूटे हुए मेरिस्टम्स आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको एक कहानी समझ में आ जाएगी कि एपेक्स पर क्या है? हमेशा मेरिस्टम्स है, यानी कि एपाइकल, एपाइकल मेरिस्टम है। एम लिख दूं यहाँ पर, एम मतलब एपाइकल मेरिस्टम, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं यही नोड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर फिर से नोड का फॉर्मेशन हुआ है, ये फर्स्ट नोड बन गया था, ये सेकेंड नोड बना है। इसी तरह प्लांट की हाइट बढ़ती जाएगी और लेफ्ट ओवर जो मेरिस्टम्स है वो पीछे थोड़े छूटते जाएंगे,
और उनके बीच में परमानेंट बनते जाएंगे, परमानेंट सेल्स भी होते जाएंगे, तो जो ये नोड बनेगा इस पर हमेशा आपको मेरिस्टम सेल्स मिलेंगे। ये भी नोड बना हुआ है, इस पर भी मेरिस्टम सेल्स मिलेंगे। और दो नोड के बीच में जो ये आप लेंथ देख रहे हैं, दो नोड के बीच में ये, इसको आप कहते हैं इंटरनोड। ये है इंटरनोड, ठीक। तो अगर आपने देखा होगा कि कोई भी लीफ अगर या ब्रांच कोई भी बर्ड एराइज होगी, कहाँ से होगी? नोड से, क्योंकि यहाँ पर वो जो लेफ्ट ओवर जो मेरिस्टम्स है वो है। इंटरनोड से कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर एराइज नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इंटरनोड के पास परमानेंट सेल्स है, उसके पास मेरिस्टम सेल्स नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि जैसे ग्रेजिंग एनिमल है, यहाँ पर इंटर कैलोरी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, द मेरिस्टम्स विच ऑक्युपाइज बिटवीन मैच्योर टिश्यूज इज नोन एज इंटर कैलोरी मेरिस्टम। इसी को आप क्या कहा आपने? इंटर कैलोरी मेरिस्टम। जैसे ये देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए ग्रास फील्ड है, ठीक है, तो ये ग्रासेस है। अब ग्रास फील्ड में ग्रेजिंग एनिमल आया, काऊ, बुफैलो, गोट, और ग्रेजिंग एनिमल ने क्या किया? इसके रूट या शूट एपाइकल मेरिस्टम को इसने क्या किया? ग्रेज कर लिया। यानी कि जब ग्रेज करेगा तो वो शूट एपाइकल मेरिस्टम तो कट कर गया, यानी कि यहाँ से एपाइकल मेरिस्टम अब नहीं है, एपाइकल मेरिस्टम अब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ग्रेजिंग एनिमल ने इसको कट कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि कट करने के बाद, यानी एपाइकल मेरिस्टम तो अब नहीं है, इसके बावजूद भी इस ग्रास में ग्रोथ दिखती है। अब वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर ये ग्रोथ क्यों होती है? तो ये दोबारा से ये ग्रास ग्रो करेगा अपने इंटर कैलोरी मेरिस्टम की वजह से। इंटर कैलोरी मेरिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर कैलोरी मेरिस्टम, ठीक है, इंटर कैलोरी मेरिस्टम। दे अकर इन ग्रासेस, देख पा रहे हैं, एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। जो ग्रेजिंग हर्बीवोर्स है, जो पार्ट्स रिमूव कर देते हैं, उनको वापस से ग्रोथ कौन करवाने में हेल्प करता है? आपका इंटर कैलोरी मेरिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं यहाँ से। बोथ एपाइकल मेरिस्टम्स एंड इंटर कैलोरी मेरिस्टम्स आर द प्राइमरी मेरिस्टम। यहाँ पर आपको बताया गया था कि ये दोनों क्या है? प्राइमरी है। देखिए, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, यानी एपाइकल और इंटर कैलोरी दोनों के दोनों क्या है? प्राइमरी। और लेटरल मेरिस्टम क्या है? सेकेंडरी। अभी पढ़ते हैं इसके बारे में। बिकॉज दे अपीयर इन अर्ली लाइफ, इसलिए ये प्राइमरी मेरिस्टम है ऑफ अ प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। जो प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है, प्राइमरी जो ग्रोथ होता है इसका रूट, स्टेम एंड लीव्स, उसमें इन्हीं का रोल होता है। ये शुरू से ही लाइफ में है प्लांट के, तो ये होता है प्राइमरी मेरिस्टम। अब हम बात करते हैं यहाँ पर द मेरिस्टम्स दैट अकर in the mature region of roots and shoots of the many plants, particularly those that produce woody axis, जो लकड़ियां बनाती हैं, appear later, ये वर्ड आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है, appear later यानी कि बाद में आया है, then primary meristem is called lateral meristem या secondary meristem। आपको यहाँ बताया गया था ये lateral meristem क्या है? ये secondary meristem है, ठीक है। ये apical and intercalary ये क्या है? प्राइमरी मेरिस्टम है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टम्स, fascicular vascular cambium, interfascicular cambium and core cambium are examples of lateral meristem। बहुत इंपॉर्टेंट है lateral meristem का एग्जाम्पल। lateral meristem का एग्जाम्पल है आपका, सबसे पहला चीज इसका एग्जाम्पल है, एक देखिए कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम ये जब हम सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे तब देखेंगे कॉर्क कैम्बियम। उसके बाद है आपका फैसिकुलर कैम्बियम, फैसिकुलर कैम्बियम कैम्बियम एंड इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। कैम्बियम ये तीनों क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टम्स है। क्या है ये? सेकेंडरी मेरिस्टम है, सेकेंडरी मेरिस्टम्स है, यानी कि लेटरल मेरिस्टम्स है। अब फैसिकुलर कैम्बियम में इंटरफैसिकुलर कैम्बियम क्या होता है? ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक वैस्कुलर बंडल है, ये एक स्टेम है, ठीक, इस स्टेम में ये एक वैस्कुलर बंडल है, ऐसे वैस्कुलर बंडल्स हैं। अब इसके अंदर एक वैस्कुलर बंडल के अंदर ये जाइलम और ये फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। अच्छा, अब इस जाइलम फ्लोएम के बीच में आपके पास क्या मिलेगा? जाइलम फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम है, ठीक है, ये कैम्बियम है, तो इन कैम्बियम को बोलेंगे आप इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, कुलर कैम्बियम। और इसमें क्या होगा कि इन दोनों के बीच में,
इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। ये पैरेनकाइमेटस सेल्स बाद में सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में ये मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे। तो ये दो वैस्कुलर बंडल के बीच में है, तो इनको हम बोलते हैं इंटरफैसिकुलर। इंटरफैसिकुलर। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। इंट्रा और इंटर का मतलब, इंटर मतलब इन बिटवीन टू वैस्कुलर बंडल, इंट्रा मतलब विद इन वैस्कुलर बंडल, इसी की बात की गई है। कॉर कैम्बियम हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। अब दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यूज, यानी सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी। Following divisions of cell in both primary and as well as in secondary meristems, the newly formed cells become structurally and functionally specialized. Specialized का मतलब उसकी डेस्टिनी फिक्स हो गई है कि उसे अब क्या करना है, and lose the ability to divide, और वो परमानेंट हो जाता है। मेरिस्टेमेटिक अब वो नहीं रह जाता क्योंकि वो एबिलिटी ऑफ डिवीजन को वो खो देता है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी को वो उसने खो दिया है। Such cells are called as permanent, और you can say the mature cells, यानी कि जो सेल डिवीजन कर रहे हैं उनको आप बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक, लेकिन जिन्होंने ये मेरिस्टेमेटिक वाले डिवीजन की पावर को खो दिया है, दे हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन, उनको आप कहेंगे मैच्योर या परमानेंट सेल्स। ठीक है, एंड कंस्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यूज। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम्स प्रोड्यूसेस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वैस्कुलर टिश्यू। देखिए अब ये क्या कहता है, ये कह रहा है, इसके लिए आपको मुझे एक चीज समझानी पड़ेगी, ध्यान से देखिए इस बात को, इस चीज को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, तब आपको ये चीजें क्लियरली समझ में आ जाएगी। देखिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है, आपका मेरिस्टेमेटिक डन है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू। इसमें एक्चुअली हम समझाने वाले क्या हैं और हम डिस्कस क्या कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज कि आपने बोला कि प्लांट टिश्यूज है, ठीक है, तो प्लांट टिश्यूज हैं, यानी कि प्लांट टिश्यू में आपने टिश्यू का डिफिनीशन भी देखा। अब ये जो प्लांट टिश्यूज हैं इनकी कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन है या नहीं है, तो आपने कहा कि अगर इनके पास सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं है तो आपने इनको बोला मेरिस्टेमेटिक, आपने इनको बोला मेरिस्टेमेटिक, यानी कि सॉरी मेरा दिमाग कहीं और था, एक सेकेंड, सॉरी प्लीज। दे हैव द पावर ऑफ डिवीजन, यानी कि इनके पास क्या है, सेल डिवीजन की पावर है, सो दे हैव द पावर ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, मैं स्लाइड के ऊपर परमानेंट देख रही थी, तो दे हैव द पावर ऑफ डिवीजन, उनको आपने बोला मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक में आपने डिस्कस किया है प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, यानी कि मेरिस्टेम में आपने डिस्कस किया है प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम्स एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। ठीक, प्राइमरी मेरिस्टेम में आपने डिस्कस किया है और सेकेंडरी मेरिस्टेम में आपने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं। आपने बोला है कि प्राइमरी मेरिस्टेम में एपाइकल मेरिस्टेम होगा, चाहे वो रूट हो या वो शूट हो, तो रूट एपाइकल मेरिस्टेम, शूट एपाइकल मेरिस्टेम। और आपने बोला इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये दोनों मेरिस्टेम क्या है, प्राइमरी। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होगा वो होगा लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। ठीक, अच्छा, इसके लोकेशंस भी अभी आपने देखे। उसके बाद आपने बोला कि विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन, उसको आपने बोला कि परमानेंट सेल्स है, वो क्या है, परमानेंट, यानी कि इनके पास सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी लॉस्ट हो चुकी है, इसको आपने बोला परमानेंट। ठीक है, परमानेंट। अब ये जो परमानेंट वाले जो हैं, ठीक है, अब ये जो परमानेंट वाले हैं इनको आपको ध्यान से समझना है। अब ये जो परमानेंट वाले हैं या तो ये सिंपल हो सकते हैं, या तो ये सिंपल परमानेंट सेल्स हो सकते हैं, या ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट सेल्स हो सकते हैं। ठीक, अब ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है? सिंपल का मतलब दे आर फॉर्म्ड बाय सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, ठीक, फॉर्म्ड बाय सिंगल टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स का मतलब दे आर फॉर्म्ड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, इसीलिए इनको कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं या इनको आप कंपाउंड भी कह सकते हैं, बात सेम है। अब ये जो सिंपल वाले जो हैं इनको आप कहते हैं, एक तो बनाता है इपीडर्मिस जिसको आप कहते हैं इपीब्लेमा, ये बाद में चल के क्या बनाएगा, इपीडर्मिस। और एक आता है आपको ग्राउंड टिश्यू, इसे आप क्या कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। जो ग्राउंड टिश्यू फर्दर आप डिस्कस करते हैं वो तीन तरह के डिस्कस करते हैं, कौन कौन से? एक आप कहते हैं पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, एक है कॉलेनकाइमा, याद रखें ये क्लोरेन नहीं है, कॉलेन है, कॉलेनकाइमा, और एक है जिसे आप कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक, तो ये ग्राउंड टिश्यू, इनको हम बोलते हैं फिलिंग टिश्यू।
ठीक है, अब फिलिंग टिश्यू क्यों कहते हैं इसका डिस्कशन भी हम करेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है जिनको आपने बोला कंपाउंड, ये है आपके जाइलम एंड फ्लोएम। अब आप कहेंगे जाइलम एंड फ्लोएम को हमने कंपाउंड क्यों बोला है? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। जैसे जाइलम है तो जाइलम जाइलरी एलिमेंट से बना हुआ है, 4 तरह के जाइलरी एलिमेंट, वेसल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, इनको मिलाकर जाइलम बना है। फ्लोएम भी फ्लोएम के एलिमेंट से बना हुआ है, सीव सेल्स है, कंपेनियन सेल्स है ना, सीव ट्यूब सेल्स है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर है, इनको मिलाकर फ्लोएम बना हुआ है, इसलिए इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो हमने मेरिस्टेमेटिक डन किया है अभी। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर इस सिंगल में आपको डिस्कस करने वाले, ये हमने देखेंगे अभी इपीब्लेमा ग्राउंड टिश्यू, लेकिन यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं परमानेंट के बारे में। यानी कि ये जो स्लाइड आपके सामने है ये दिख रही है, ये परमानेंट से रिलेटेड है, यानी कि हम इससे डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम परमानेंट को देखें तो द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यूज डू नॉट जनरली फर्दर डिवाइड। परमानेंट टिश्यूज हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू, यानी कि सिंगल टाइप से बने हैं उनको आपने सिंपल बोला। परमानेंट टिश्यूज हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, उसको आपने बोला कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जैसे कि ये। ठीक, तो हम कहाँ पढ़ रहे हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है ये आपके सामने है, तो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा। देखिए, अब परमानेंट में आपने पहले देखा है सिंपल में, यानी कि सिंपल टिश्यूज में हम पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल टिश्यूज में जो हम आज क्लियर करेंगे, जो आज हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ने वाले हैं इस ग्राउंड टिश्यू के बारे में, यानी कि जो आपके सामने अभी लिखाया गया है ये ग्राउंड टिश्यू, हम इसको पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये ग्राउंड टिश्यू को अगर हम देखें, यानी कि सिंपल टिश्यूज को अगर हम देखें, तो सिंपल टिश्यूज ये कहती है कि सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, यानी कि सिंगल टाइप ऑफ सेल, सिंगल टाइप ऑफ सेल, इसीलिए ये सिंपल है। द वेरियस सिंपल टिश्यूज इन प्लांट्स आर, ये कौन कौन से हैं? जैसे कि पैरेन्काइमा, ये सब ग्राउंड टिश्यूज हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा के बारे में आप देखिए, एक एक करके हम डिस्कस करने वाले, यानी कि अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? पैरेन्काइमा को। ठीक, पैरेन्काइमा को अगर हम देखेंगे तो फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन्स। अगर आप पूरे प्लांट में अगर आप देखेंगे ना, आपको लगभग सबसे ज्यादा आपको पैरेन्काइमा सेल्स मिलेंगे, मोस्ट कॉमन मिलेगा। द सेल्स ऑफ द पैरेन्काइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि लगभग आप यहां से मेजर करें, यहां से मेजर करें, लगभग ये एक जैसा ही मिलता है, उसको बोलते हैं आइसोडायमेट्रिक। दे मे बी स्फेरिकल, अब इनके शेप कैसे कैसे हो सकते हैं, यानी कि पैरेन्काइमा जो सेल्स है ये मोस्ट कॉमन सेल है प्लांट के अंदर का, मोस्ट कॉमन प्लांट सेल है, मोस्ट कॉमन प्लांट सेल है, मोस्ट कॉमन आपको मिलेगा। ठीक, उसके बाद ये होता कैसे है? आइसोडायमेट्रिक। आइसो मतलब सेम, लगभग हर जगह से इसकी साइज क्या होगी? सेम होगी। आइसोडायमेट्रिक ये वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। अच्छा, इनके शेप कैसे हो सकते हैं? स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप भी हो सकता है। जैसे आपके पास देखिए यहाँ इलोंगेटेड दिया हुआ है, या ओवल भी दिया है, राउंड भी है। देयर वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, इनकी जो सेल वॉल होती है ये कैसी होती है? ये होती है थिन, और किससे बना होता है? सेलुलोज। सेलुलोज थिन क्यों होती है? क्योंकि इनमें प्राइमरी सेल वॉल होता है, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी सेल वॉल इनमें लगभग एब्सेंट होता है। दे मे इधर बी क्लोजली पैक्ड और हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर का मतलब एक सेल और दूसरे सेल के बीच का जो स्पेस है उसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो या तो ये कॉम्पैक्टली होंगे या इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस होगा। अगर इंटरसेलुलर स्पेस इनमें होगा तो वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, दी पैरेन्काइमा परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, ये स्टोरेज भी कर सकता है, ये सिक्रेशन भी कर सकता है, तो ये बहुत सारे काम कर सकता है। अब देखिए, अब हाँ एक चीज और, अगर जो आपका पैरेन्काइमा सेल्स जो फोटोसिंथेसिस करेगा, ऐसे को आप बोलेंगे क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। ठीक है, क्लोरेन्काइमा आर दोज पैरेन्काइमेटस सेल्स व्हिच परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनके पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट, देख रहे हैं आप, और ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज योर कॉलेन्काइमा। अब ये कॉलेन्काइमा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इस कॉलेन्काइमा के बारे में, ये सेकेंड वाला। ठीक है, सेकेंड वाले की बात करें अगर कॉलेन्काइमा में, तो सबसे पहली चीज कि कॉलेन्काइमा अकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट। कॉलेन्काइमा क्या करता है? हाइपोडर्मिस में होता है, यानी कि डाइकोट में अगर हम देखें
तो हाइपोडर्मिस होता है। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस का मतलब होता है जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है। और हाइपोडर्मिस कहाँ बनाएगा? डाइकॉट में, मोनोकॉट में कभी भी नहीं। इट इज फाउंड इधर एज होमोजीनियस लेयर और इन पैचेस, या तो एक यूनिफॉर्म लेयर बनाएगा या तो पैचेस में रहेगा, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकेंड एट द कॉर्नर। ये लाइन इसकी जान है, पहचान है। अगर ये कॉर्नर बोला गया है कि अगर मान लीजिए आप एक पैरेन्काइमा सेल्स बना रहे हैं, ठीक है, तो इस पैरेन्काइमा सेल्स को अगर आप बना रहे हैं और जितने भी इसके कॉर्नर्स हैं, अगर ये कॉर्नर थिक है, ठीक है, अगर थिक कॉर्नर है तो आप सीधा आंख बंद करके समझ जाएंगे कि ये कॉलेनकाइमा के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉलेनकाइमा में जो ये आप देख रहे हैं, ये जो कॉर्नर्स जो थिक है, ये थिक है किसकी वजह से? थिक कॉर्नर ये क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन डिपोजिशन। अब इन तीनों की डिपोजिशन सबसे ज्यादा होती है कॉर्नर में, और यही कारण है कि इनका कॉर्नर कैसा होता है? थिक, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। देख पा रहे हैं आप? Collenchymatous cells may be oval, spherical और polygonal and often contains chloroplast. ये भी chloroplast contain कर सकता है। These cells assimilate food when they contain chloroplast, और जब ये chloroplast इनके पास होगा तो ये भी फूड बनाएंगे। Intercellular spaces are absent. यहाँ पर ऐसा नहीं कि कम होगा, है ना, यहाँ पर होगा ही नहीं। इंटरसेलुलर जो स्पेस होगा, यानी एक सेल और दूसरे सेल के बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं होगा। They provide mechanical support to growing parts of the plant such as young stem and petiole of the leaf. ये देखिए, ये आपके पास है यंग स्टेम, देख पा रहे हैं? ये कॉलेनकाइमा का फंक्शन दिया हुआ है। ये आप देखिए यंग स्टेम है, इसको जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रहे हैं कौन है? कॉलेनकाइमा। ये आप देखिए ये पेटियोल है, देख पाते हैं? अगर हवा बहती है तो ये फ्लटर करते हैं, लीव्स हिलते डुलते हैं, लेकिन ये टूटते नहीं है। तो उनको ये स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करवा रहा है? कॉलेनकाइमा। यानी कि यंग स्टेम में एंड पेटियोल ऑफ द लीफ में कौन है? कॉलेनकाइमा है, ठीक। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में अगर हम देखें तो इसमें आपको मिलेंगे लॉन्ग नैरो सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स हैविंग अ फ्यू और न्यूमरस पिट्स। अब इसमें होता क्या है? एक्चुअली स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं ये डेड हो जाते हैं मैच्योरिटी में। ऐसा इसलिए कि जैसे मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, और ये सेल वॉल है, ठीक। तो जब ये मैच्योर करने लगते हैं तो इनके सेल वॉल में क्या होता है? पैक्टिन का इनमें डिपोजिशन होना, लिग्निन का डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। किस चीज का? लिग्निन का डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं लिग्निफिकेशन। लिग्निन का डिपोजिशन शुरू हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं लिग्निन। अब लिग्निन इज इम्परमिएबल फॉर वाटर एंड गैसेस, है ना। ये क्या है? वाटर एंड गैसेस के लिए इम्परमिएबल है। तो भाई अब तो ये वाटर को अंदर अलाउ करेगा ही नहीं। अब साइटोप्लाज्म के जो ऑर्गेनेलीज हैं, साइटोप्लाज्म है, उसमें तो वाटर है। अब चूंकि ये लिग्निन इम्परमिएबल है तो ये वाटर की एंट्री को क्या करेगा? रोक देगा, नहीं करने देगा। तो धीरे धीरे अंदर के जो स्ट्रक्चर्स है प्रोटोप्लास्ट, वो क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा, यानी कि सूख जाएगा, ठीक है। अब ये जब सूख जाएगा तो उस एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन यानी कि इनर जो स्पेस हो जाएगा, और इसी की वजह से ये डेड हो जाता है। दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। वही प्रोटोप्लास्ट तो है ही नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा में बी इधर फाइबर और स्क्लेरिड्स। फाइबर अगर होगा, देख रहे हैं यहाँ पर फाइबर है, फाइबर अगर ये तो इलोंगेटेड होगा और इसके टैपरिंग होंगे, ये देख रहे हैं एंड्स इसके कोनिकल है ऐसे, इसको बोलते हैं फाइबर, यानी कि इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होंगे। और अगर ये इलोंगेटेड नहीं है तो इसको आप बोलेंगे स्क्लेरिड्स, ठीक है। द फाइबर आर थिक वॉल्ड, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स। ये पॉइंटेड सेल्स होती है, जैसे आपकी पेन की नोक होती है ना, वैसी। जनरली अकरिंग इन ग्रुप्स, और जनरली ये ग्रुप में ही होंगे, अकेले नहीं होते। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। द स्क्लेरिड्स के बारे में बात करें तो ये स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है और सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। हाईली थिक एंड डेड सेल्स विथ वेरी नैरो कैविटीज, दैट इज द ल्यूमेन। और ल्यूमेन क्या है? ये आपको मैंने बताया कि इनर स्पेस है। कैसे क्रिएट हुआ है ये भी हमने बताया है। दीज आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट्स। देखिए अगर आप ये वॉलनट की अगर उसके वॉल पर देखिए, ये देख रहे हैं आप, जैसे अखरोट है, इसका ये जो छिलका होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो ये किसकी वजह से है? यहाँ स्क्लेरेनकाइमा आपको मिल जाएगा। आप देखिए ये गुआवा के पल्प में, यहाँ पर आपको स्क्लेरेनकाइमा मिल जाएगा। ये है पियर, पियर यानी कि नाशपाती। नाशपाती के अगर हम खाते हैं तो हमें कुछ दरदरा सा लगता है, इसके पल्प में ग्रिटीनेस लगती है, स्टोनी सेल्स लगते हैं, यहाँ पर आपको स्क्लेरेनकाइमा मिल जाएगा। ये है सपोटा, इसको बोलते हैं सपोटा। सपोटा मतलब जिसको आप हिंदी में बोलते हैं चीकू। तो चीकू जब हम खाते हैं तो हमको आपके इसके पल्प में अगर आप देखेंगे तो ग्रिटीनेस लगती है, थोड़ा दरदरा लगता है। ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, और यहाँ पर स्क्लेरिड्स है।
स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स, ठीक है। और ये सब इसमें तो है ही, इसके साथ साथ लेग्यूम सीड के ऊपर, उसके कोट के ऊपर एंड लीव्स ऑफ टी में भी है। ये देखिए, अगर आप देख पाएंगे यहां पर, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप, इसके सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स है। लेग्यूम्स जितने भी दालें होती है ना आपकी, वो है, ये जितने भी उनके ऊपर आप छिलका जो देख रहे हैं, इनके ऊपर आपको स्क्लेरेनकाइमा दिख जाएगा। हार्ड होता है बहुत, फुलाएंगे तभी आप अलग कर पाएंगे, ऐसे आप अलग नहीं कर सकते। और टी लीव्स, ये क्या है, चाय पत्ती का पत्ता, यानी कि टी लीव्स जब ये ड्राई हो जाते हैं तब हम चाय बनाने के लिए यूज करते हैं। इनके लीव्स में भी आपको मिलेंगे, टी लीव्स में भी आपको मिलेंगे स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। चलिए, अब हमने क्या कर लिया है, हमने पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा किया। अब हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, तभी तो यह है कॉम्प्लेक्स, या आप इसको कंपाउंड भी कह सकते हैं, कंपाउंड भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं एज ए यूनिट। जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन द प्लांट्स। अच्छा, अब हम बात करें, अगर जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम क्या करता है, जाइलम हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसके अलावा जाइलम जो है, देखिए यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है, आपके नोट्स के काम आएगा। जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, चाहे वो वाटर हो, मिनरल्स हो, सॉल्ट्स हो, इवन हार्मोन्स। ये 2019 का क्वेश्चन था। ये सब क्या करता है, ये हेल्प करता है जाइलम ही। और जाइलम जो कंडक्ट करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स पार्ट या अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। डायरेक्शन इसका हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। कभी भी पानी ये लीफ से लेकर रूट में नहीं आएगा, हमेशा ये रूट से ही लेकर लीफ तक जाएगा, तो यूनिडायरेक्शनल। अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम को आपने बोला कि जाइलम कंपाउंड टिश्यू है, तो मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स। इस 4 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं जाइरली एलिमेंट्स, यानी कि जाइलम को बनाने वाले एलिमेंट्स। ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, ये है वेसल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। इनमें अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा यही एक लिविंग है, बाकी सब डेड है। बाकी तीनों के तीनों क्या है, डेड है। ये तीनों के तीनों डेड है, ठीक है। एक जाइलम पैरेन्काइमा ही है जो कि लिविंग है। वेसल की अगर हम बात करें तो वेसल जिम्नोस्पर्म में नहीं होते। वेसल का होना एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक पहचान है। अगर वेसल है ना, तो आपको आंख बंद करके बता देना है कि वो एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। देखिए आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, नेमली ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स इन देयर जाइलम, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के पास वेसल्स नहीं होता। और यहां लिखा हुआ है वेसल इज, ठीक है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स, ठीक। द वेसल सेल्स आर ऑल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि ये भी डेड होता है। वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस इन देयर कॉमन वॉल्स। द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। देख रहे हैं, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं कि होते क्या है। देखिए, अगर आप ट्रैकेट को देखें तो ट्रैकेट क्या है, ये एक इलोंगेटेड है और इसकी एंड क्या होगी, टैपरिंग होगी। इसके दोनों कॉनिकल क्या होंगे, ये टैपरिंग होंगे, देख पा रहे हैं आप। लेकिन वेसल का ऐसा नहीं है। वेसल क्या है, वेसल का ये जो एंड प्लेट्स है ना, ये आप देखेंगे कि ये परफोरेशन है। परफोरेशन का मतलब होता है छन्नी के जैसा छेद, ठीक। परफोरेटेड प्लेट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। परफोरेटेड प्लेट कहाँ पर है, वेसल के पास है। क्या परफोरेटेड प्लेट ट्रैकेट्स के पास है, बिल्कुल नहीं। और इस परफोरेटेड प्लेट की वजह से क्या होता है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इफिशियंटली होती है, और इसीलिए ज्यादा इफिशियंट चीज जो है वो ज्यादा इफिशियंट हायर प्लांट में मिलेगा, यानी कि एंजियोस्पर्म में मिलेगा। तो यहाँ पर परफोरेशन प्लेट का मतलब होता है जैसे हमारे पास छन्नी होती है ना, और छन्नी में ये छेद होते हैं, और इसकी वजह से हम क्या करते हैं, अच्छे से हम छान सकते हैं। अगर इनको हम ब्लॉक कर दे तो आप छान पाएंगे नहीं। तो इसकी वजह से यहाँ परफोरेशन प्लेट मतलब कि एंड में क्या होते हैं, छन्नी वाले छेद की तरह ऐसे स्ट्रक्चर से इनको हम कहते हैं प्लेट, परफोरेटेड प्लेट्स। कहाँ पर है, वेसल्स में, ट्रैकेट्स में नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज अगर हम देखें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये वेसल, ट्रैकेट्स, फाइबर, पैरेन्काइमा, ये सब क्या है, जाइलम के एलिमेंट्स है। अगर आप इन जाइलम के एलिमेंट्स के वेसल्स और ट्रैकेट्स के बारे में देखें तो वेसल्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होते। लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। सेल वॉल इनके लिग्निफाइड है। लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसीलिए डेड है। ट्रैकेट्स भी क्या है, ट्रैकेट्स भी इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। वॉल लिग्निफाइड होती है, थिक होती है, टैपरिंग एंड है, देख पा रहे हैं आप, इनके पास सेल की प्लेट नहीं होती है, टैपरिंग एंड है। प्रोटोप्लाज्म इनका क्या है, डेड है। और ज्यादा इफिशिएंटली अगर हम देखें
तो कौन इफिशिएंटली आपका वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकता है? वेसल्स, ठीक है, ट्रैकिड्स नहीं। अगर हम बोले कि वेसल्स कहाँ होंगे तो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में, लेकिन ट्रैकिड एंड वेसल्स दोनों मिलेंगे आपको एंजियोस्पर्म में, लेकिन जिम्नोस्पर्म में आपको वेसल नहीं मिलेगा। कहने का मतलब अगर हम बात करें एंजियो में, एंजियोस्पर्म में, तो मुझे वेसल्स भी दिखेगा, ट्रैकिड्स भी दिखेंगे, लेकिन हम बात करें जिम्नोस्पर्म में तो जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं दिखेगा, ट्रैकिड्स आपको दिखेंगे। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए यहाँ पर यही परफोरेशन प्लेट के बारे में बात की गई है। अब हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर जाइलम के बारे में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें जाइलम फाइबर्स जो है हैव हाईली थिक ऑब्लिटरेटेड सेल सेंट्रल ल्यूमेन्स, दीज में इधर एसेप्टेड और सेप्टेड। सेप्टेड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें सेप्टा हो, इस तरह से क्रॉस वॉल्स हो, इसको आप सेप्टेड बोलते हैं, और अगर ये नहीं है तो इसको आप क्या बोलते हैं? एसेप्टेड। जैसे कि फंगस में आपने पढ़ा था एसेप्टेड, कोई सेप्टा है ही नहीं, यानी कि सेप्टा इज एब्सेंट। और अगर सेप्टा अगर है, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं? सेप्टेट। दीज में इधर एसेप्टेड। चलो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग, एक इकलौता जाइलम पैरेन्काइमा ही है जो कि लिविंग है, एंड देयर वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। बाकी सब में क्या था? लिग्निफिकेशन थी, इसमें लिग्निफिकेशन नहीं है। दे स्टोर फूड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक टैनिन्स। टैनिन अगर पूछे कि कहाँ होगा तो ये पैरेन्काइमा में ही स्टोर होता है। द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल्स। जब हम मेडुलरी रे आप पढ़ेंगे तो जो रेडियल कंडक्शन होता है, जब प्लांट की गर्थ बढ़ जाती है तो ये रेडियल कंडक्शन भी तो चाहिए इसको। ये जो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर का करवाता है, ये कौन करवाता है? रेडियल कंडक्शन ये हेल्प करता है, सिर्फ वाटर का ही नहीं, बाकी सब चीज़ों में भी, मिनरल्स का भी। ये कौन करवाता है? आपका जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। मेडुलरी रे में हम इसे पढ़ेंगे जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे। अब बात करते हैं ये जो प्राइमरी जाइलम्स हैं, जो कि प्राइमरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम नहीं है क्योंकि ये सबके पास होगा। अब ये प्राइमरी जाइलम है क्योंकि ओरिजिन इसकी प्राइमरी है। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम एक्चुअली छोटे छोटे जाइलम्स होते हैं, उनको आप बोलते हैं प्रोटो, ठीक है, प्रोटोजाइलम। और जो मेटाजाइलम होते हैं, मेटाजाइलम, वो थोड़े बड़े बड़े जाइलम्स होते हैं। मेटाजाइलम बड़े बड़े जाइलम्स होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम and later formed primary xylems are called as metaxylem. In stems, the protoxylem lies towards the central, that is towards the pith. अब एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर देखिए, अब प्रोटोजाइलम को आपको टारगेट करना है, किसे? प्रोटोजाइलम को। अब प्रोटोजाइलम जहां भी होगा उसी के अकॉर्डिंग आप नाम देंगे। जैसे एंडार्क है, एंडार्क का मतलब इनर साइड में, इनर साइड यानी अंदर की तरफ। इनर साइड में कौन है? प्रोटोजाइलम। देखिए छोटे छोटे जाइलम आपको दिख रहे हैं अंदर की साइड, तो ये कंडीशन कैसा हो जाएगा? एंडार्क। एक्सार्क का मतलब होता है टुवर्ड्स एग्जिट साइड, यानी कि पेरीफेरी साइड, यानी कि बाहर की साइड। कौन है बाहर की साइड? प्रोटोजाइलम। देखिए प्रोटोजाइलम है बाहर की साइड में, तो ये कंडीशन हो जाएगा एक्सार्क, ठीक। एक्सार्क कंडीशन आपको कहाँ मिलेगा? जनरली रूट में। स्टेम में कहाँ कैसा मिलेगा आपको? एंडार्क कंडीशन। जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो हम वापस से फिर से इसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम फ्लोएम की। फ्लोएम को अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी, अगर आप फ्लोएम को देखते हैं यहाँ पर, तो फ्लोएम के केस में अगर आप देखें तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल्स। ये किस में हेल्प करेगा? फूड मटेरियल्स में। तो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, और इसका डायरेक्शन कैसा होगा? बाई डायरेक्शनल। इसका डायरेक्शन कैसा होगा? बाई डायरेक्शनल, ठीक है। और फ्लोएम जो एलिमेंट से मिलकर बनता है उसको हम बोलते हैं सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। ये इसके 4 एलिमेंट्स हैं। अब आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे देखें, अगर आप देखें सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, ठीक है, सीव सेल, एल्ब्यूमिनस सेल, ये जो दोनों हैं, ये दोनों, ये आपको एंजियोस्पर्म्स में मिलेंगे, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में। ये जो दो हैं, ठीक, यानी कि सीव सेल एंड एल्ब्यूमिनस सेल, ये आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, ठीक, पहला रीजन। दूसरा, बाकी फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर सब में मिलेंगे। सीव ट्यूब सेल एंड कंपेनियन सेल, ये जो दो सेल्स हैं, ये दोनों सिस्टर सेल्स हैं, ये दोनों सिस्टर सेल्स हैं। सिस्टर सेल इसलिए क्योंकि ये दोनों एक ही पैरेंट से बने हुए हैं, सिस्टर सेल्स हैं। और उसी तरह ये जो सीव सेल एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स हैं, ये दोनों सिस्टर सेल्स हैं, ठीक, सिस्टर सेल्स, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय सिंगल पैरेंट। एक पैरेंट नहीं, एक पैरेंट सेल है, एक पैरेंट सेल है, और इसी ने इन दोनों सेल को बनाया है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक कॉन्सेप्ट आपके पास कि जो सीव ट्यूब है,
ये ई न्यूक्लिएटेड होता है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस इसके पास नहीं होता। कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होगा, कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होगा, ठीक। और कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल दोनों सिस्टर सेल एक साथ रहते हैं, और सीव ट्यूब की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? कंपेनियन सेल। उसी तरह जो सीव सेल है उसके पास क्या होगा? न्यूक्लियस नहीं होगा। एल्ब्यूमिनस सेल क्या करेगा? सीव सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म्स इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। जिम्नोस्पर्म्स हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स, यही आपको लिखाया गया है यहाँ पर, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है। चलिए, नाउ सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर long tube-like structures arranged longitudinally and are associated with the companion cell। देखिए सीव ट्यूब देख रहे हैं जो एंजियोस्पर्म का है, और यहाँ देख रहे हैं कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल के पास आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियस है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर न्यूक्लियस है, और ये इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और दोनों सिस्टर सेल्स हैं, ठीक। यही बात यहाँ पर कही गई है ना। अब यहाँ पर ये पॉइंट आपको डिस्कस समझ में आ गया। सिमिलरली आप यहाँ देखें, जिस तरीके से ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, है ना, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, ये सब मिलकर क्या करते हैं? फ्लोएम बनाते हैं, यानी कि फ्लोएम बना रहे हैं यहाँ पर। यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ देखें इस पॉइंट पर, तो आप देख पाएंगे कि प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम का तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया था, ठीक है। उसी तरह प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम भी है। प्रोटोफ्लोएम फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम है, मेटाफ्लोएम लेटर ऑन फॉर्म फ्लोएम है, ठीक है। अच्छा, इसके अनुसार आपका एक्जार कंडार कंडीशन नहीं आता। एक्जार कंडार कंडीशन सिर्फ और सिर्फ प्रोटोजाइलम के अकॉर्डिंग ही आप देखेंगे, ठीक। तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में, और तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब से जरूर कर लें। बताइएगा कि नेक्स्ट आपकी रिक्वायरमेंट किस चैप्टर की है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।